हेलो एवरीवन, आप सभी का DU LLB 5th सेमेस्टर PYQ एनालिसिस सीरीज में स्वागत करते हैं। आज हम इंडस्ट्रियल लॉ के पार्ट 2 में रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग 1 सेफ जोन क्वेश्चन। आइए चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवॉर्ड एंड सेटलमेंट पर देखा गया है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन B को बताएंगे, जहां अवॉर्ड को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि अवॉर्ड किसी भी लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पर दिया जाने वाला इंटरिम या फाइनल डिसीजन होता है, जिसमें आर्बिट्रेशन अवॉर्ड भी शामिल है। इसके बाद हम सेक्शन 2 सबसेक्शन P को बताएंगे, जिसमें दो कॉन्टेक्स्ट में सेटलमेंट को डिफाइन किया गया है। पहला जो कि कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू हुआ हो, और दूसरा ऐसे सेटलमेंट जो कि दोनों पार्टीज के बीच बिना कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग्स के हुआ हो। लेकिन इस सेटलमेंट को बाइंडिंग बनाने के लिए दोनों पार्टीज को रिटर्न एग्रीमेंट करना जरूरी है, साथ ही उस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के साइन भी होना चाहिए। इसके आगे आप सेक्शन 15 को बताएंगे। इसमें कहा गया है कि लेबर कोड, ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल रेफरेंस ऑर्डर में स्पेसिफाइड टाइम में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपना ऑर्डर सबमिट कर देगी। फिर सेक्शन 17 लिखेंगे, जिसमें बताया गया है कि लेबर कोड और ट्राइब्यूनल द्वारा दिया गया अवॉर्ड इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन अवॉर्ड 30 दिनों के अंदर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया जाना जरूरी है। इसी सेक्शन के सबसेक्शन 2 में यह भी कहा गया है कि पब्लिश किया हुआ अवॉर्ड फाइनल होगा, जिसे किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर आप सेक्शन 17A को भी मेंशन करेंगे, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अवॉर्ड सेक्शन 17 के अंदर पब्लिश होने के 30 दिन बाद से इन्फोर्सेबल हो जाएगा। फिर आखिर में हम सेक्शन 18 लिखेंगे, जिसके अनुसार अगर एम्प्लॉयर और वर्कमैन आपस में एग्रीमेंट के थ्रू सेटलमेंट कर लेते हैं तो वो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होगा। इन प्रोविजंस को बताने के बाद अब हम लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे। पहला लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में सिरसेल्क वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में दिया था। इस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अवॉर्ड के पब्लिश किए जाने से पहले ही दोनों पार्टीज आपस में सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लेती है और गवर्नमेंट से अवॉर्ड को पब्लिश नहीं करने का रिक्वेस्ट करती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्शन 17 को ऑब्जर्व करते हुए कहती है कि अवॉर्ड को पब्लिश करना मैंडेटरी है। जब अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के कंटेंशन को अपहेल्ड करते हुए कहती है कि सेक्शन 17 एक मैंडेटरी प्रोविजन है, ना कि डायरेक्टरी, जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर अवॉर्ड को पब्लिश करने की ड्यूटी इंपोज करता है। लेकिन कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करती है कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहां अवॉर्ड के आने के बाद पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती है, जैसा कि प्रेजेंट केस में हुआ है, तो गवर्नमेंट अवॉर्ड को पब्लिश करने से रोक सकती है ताकि अल्टीमेटली डिस्प्यूट खत्म किया जाए। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में द रेमिंगटन रेंड ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस द वर्कमैन के केस में दिया था। इस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ट्राइब्यूनल के अवॉर्ड को 30 दिनों की लिमिट क्रॉस होने के बाद पब्लिश किया था। इसलिए अपीलेंट ये कंटेन कर रहे थे कि ऐसे अवॉर्ड को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 17 के नेचर को डायरेक्टरी बताते हुए ये ऑब्जर्व करती है कि अवॉर्ड का पब्लिकेशन में डिले होना बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे कि स्ट्राइक इत्यादि, और एक अवॉर्ड को आने में समय भी बहुत लगता है, तो इसे बस पब्लिकेशन में डिले होने के ग्राउंड पर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इसी के साथ अपील डिसमिस कर दी जाती है। इसी के साथ हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए अब आते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपेंसेशन एक्ट के सेक्शन 3 से नोशनल एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड प्लेस पर देखा जाता है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन एक्ट 1923 के सेक्शन 3 को लिखेंगे, जहां एम्प्लॉयर्स पर कंपेंसेशन पे करने की लायबिलिटी इम्पोज की गई है। इसी सेक्शन के सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय को कोई भी पर्सनल इंजरी उसके एम्प्लॉयमेंट से या एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुए एक्सीडेंट से होती है तो उसके एम्प्लॉयर उसे कंपेंसेशन पे करने के लिए लायबल होंगे। लेकिन इसी सबसेक्शन में एम्प्लॉयर की इस लायबिलिटी पर कुछ केसेस में एक्सेप्शन भी प्रोवाइड किया गया है। पहला एक्सेप्शन, अगर एम्प्लॉय मात्र 3 दिन तक ही डिसेबल हुआ हो। दूसरा, अगर एम्प्लॉय एक्सीडेंट के टाइम ड्रंक या ड्रग्ड हो। तीसरा, अगर एम्प्लॉय विलफुली किसी सेफ्टी ऑर्डर या रूल के अगेंस्ट काम किया हो। और लास्टली, अगर एम्प्लॉय विलफुली सेफ्टी गार्ड्स और डिवाइसेस का यूज नहीं किया हो। अब हम इस सेक्शन से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स को लिखेंगे। पहला लैंडमार्क जजमेंट डून वर्सेस AG लेकवुड एंड कंपनी 1917 में दिया गया था। इस केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि टर्म ड्यूटी का वाइडर मीनिंग होगा। दूसरा लैंडमार्क जजमेंट
जेनकिंस वर्सेस एल्डर डेम्स्टर लाइंस 1953 के केस में दिया गया था, जहां कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर कोई भी एक्सीडेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच नेक्सस पाया जाता है तो एम्प्लॉयर कंपेंसेशन पे करने के लिए लायबल होंगे। तीसरा लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में सौराष्ट्र सोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस बाई वालू राजा के केस में दिया था। इस केस में कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस को एक्सेप्ट करते हुए हेल्ड किया कि ये जनरल रूल है कि एम्प्लॉय जब एम्प्लॉयर्स के प्रीमाइसेस में पहुंच जाते हैं तभी उनका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होता है, और जैसे ही एम्प्लॉय उस प्रीमाइसेस को छोड़कर बाहर निकल जाता है तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन ये जनरल रूल सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस है। फोर्थ लैंडमार्क जजमेंट 1964 का है, जो कि बेस्ट अंडरटेकिंग वर्सेस एग्नेस के केस में दिया गया था। इस केस में रेस्पोंडेंट के हस्बैंड अपीलियन ऑर्गेनाइजेशन में एक ड्राइवर थे, जिनका ड्यूटी के बाद घर लौटते हुए एक्सीडेंट में हुई इंजरी से डेथ हो जाती है, जिसके बाद रेस्पोंडेंट कंपेंसेशन क्लेम कर रही थी। लेकिन अपीलियन ये कंटेन कर रहे थे कि एक्सीडेंट एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी ड्यूटी तो खत्म हो गई थी और वो घर लौट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने अपीलेंट के स्टैंडिंग रूल्स को देखते हुए ऑब्जर्व किया कि सभी ड्राइवर्स को बस से आने जाने का अधिकार मिला था, ताकि वो अपने काम में लेट ना हो और अपीलेंट का सर्विस एफिशिएंट हो। इसलिए इस राइट को ड्राइवर्स का सर्विस कंडीशन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इन्हीं रूल्स को ऑब्जर्व करते हुए हेल्ड करती है कि प्रेजेंट केस में डॉक्ट्राइन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयर्स प्रीमाइसेस अप्लाई होगा और रेस्पोंडेंट को कंपेंसेशन दिया जाएगा। इसी के साथ हमारा फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन यूजफुल लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूले। चलिए अब आते हैं सेफ जोन क्वेश्चन की ओर। सेफ जोन क्वेश्चन सेक्शन 33 और 33A पर देखा गया है, जिसमें एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देकर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या डिस्प्यूट की पेंडेंसी में मैनेजमेंट के द्वारा वर्कमैन को टर्मिनेट किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन 33 को बताएंगे। सेक्शन 33 बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट कॉम्पिटेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग है तो उस दौरान एम्प्लॉयर वर्कमैन की एम्प्लॉयमेंट कंडीशन में कोई ऐसा चेंज नहीं कर सकता जिससे वर्कमैन को नुकसान हो, और ना ही किसी एम्प्लॉय को डिस्प्यूट से रिलेटेड मिसकंडक्ट के लिए सर्विस से डिसमिस या डिस्चार्ज कर सकता है, एक्सेप्ट कि एम्प्लॉयर ने ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन लेकर किया हो। लेकिन इसी सेक्शन का सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के इफेक्ट को खत्म कर देता है अगर उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग ये पहले ही कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर या एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया हो। लेकिन इसके लिए डिसमिसल के केस में एम्प्लॉय को 1 मंथ का वेजेस देना होगा और जिस अथॉरिटी के पास डिस्प्यूट पेंडिंग है उसे एप्लीकेशन देना होगा अप्रूवल के लिए। अब हम सेक्शन 33A को बताएंगे, जिसके अनुसार अगर एम्प्लॉयर सेक्शन 33 को कॉन्ट्रावीन करता है तो एग्रीव्ड एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है, जिसे अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर करते हुए अवार्ड सुनाएगी और गवर्नमेंट को सबमिट करेगी। इसके बाद हम लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे। सबसे पहला लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1959 में द मैनेजमेंट ऑफ होटल इंपीरियल वर्सेस होटल वर्कर्स यूनियन के केस में दिया था। इस केस में मैनेजमेंट ने डिस्प्यूट की पेंडेंसी में ही वर्कमैन को सस्पेंड कर दिया था और डिसमिसल ऑर्डर अप्रूव करवाने के लिए अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन भी भेज दिया था, जिसे ट्राइब्यूनल वर्कमैन द्वारा सेक्शन 33A के तहत फाइल किए गए कंप्लेंट पर इंटरिम रिलीफ के रूप में वेजेस पे करने के लिए कहती है। जिस बात से डिससेटिस्फाइड होते हुए मैनेजमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 इश्यूज होते हैं। पहला कि क्या वर्कमैन के डिसमिसल ऑर्डर अप्रूव होने तक सस्पेंड करने पर वो वर्कमैन वेजेस क्लेम कर सकते हैं, और दूसरा क्या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल इंटरिम रिलीफ ग्रांट करने के लिए कॉम्पिटेंट है। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट इश्यू पर यह ऑब्जर्व करती है कि ऑर्डिनरी लॉ ये है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तभी सस्पेंड कर सकता है जब इस सस्पेंशन पावर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या अदर रूल बुक में मेंशन किया गया हो, और अगर एम्प्लॉयर ऐसे टर्म्स के अब्सेंस में एम्प्लॉय को सस्पेंड करते हैं तो उन्हें सस्पेंशन के दौरान भी वेजेस पे करना होगा। लेकिन इस लॉ को सेक्शन 33 के पर्पस से मॉडिफाई कर दिया गया है। अब ये माना जाएगा कि ये पावर ऑफ सस्पेंशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में इम्प्लाइडली मेंशन किया गया है, और इसलिए अगर कोई एम्प्लॉयर प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद एम्प्लॉय को सस्पेंड करती है टिल द अप्रूवल ऑफ डिसमिसल ऑर्डर अंडर सेक्शन 3, तो उस पर एम्प्लॉय को वेजेस पे करने का ऑब्लिगेशन नहीं होगा। कोर्ट दूसरे इश्यू पर यह कहती है कि एम्प्लॉयर का सस्पेंशन पावर ट्राइब्यूनल के इंटरिम रिलीफ ग्रांट करने के पावर को नहीं छीन सकता।
इसके बाद हम फकीर भाई फूलाबाई सोलंकी वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1986 का केस लिखेंगे, जहां अपीलिंग यानी वर्कमैन को डिस्प्यूट की पेंडेंसी में सस्पेंड कर दिया जाता है और ट्राइब्यूनल वर्कमैन के कंप्लेंट को भी डिसमिस कर देती है। इसके बाद वर्कमैन सब्सिस्टेंस अलावेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट वर्कमैन के कंटेंशन को एक्सेप्ट करती है और होटल इंपेरियल केस को रिकंसिडर करते हुए ये कहती है कि अगर एम्प्लॉयर के पास सस्पेंड करने का राइट है तो एम्प्लॉइज के पास भी सस्पेंशन अलावेंस का राइट है, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड में मास्टर सर्वेंट के बीच का रिलेशन खत्म नहीं होता है, बल्कि एम्प्लॉयर को सिर्फ सर्विस से सस्पेंड किया जाता है। और साथ ही कोर्ट ये कहती है कि सस्पेंशन अलावेंस एम्प्लॉय को उसे और उसकी फैमिली को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, जो कि लिटिगेशन एक्सपेंसेस में भी हेल्पफुल होता है, और अगर इसे नहीं दिया जाएगा तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होगा। इसके बाद हम राम लखन वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर 2000 का केस लिखेंगे। ये केस एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, जहां पर अपीलिंग यानी वर्कमैन सब्सिस्टेंस अलावेंस की मांग कर रहे होते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली ये बताती है कि होटल इंपेरियल केस और फकीर भाई केस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि होटल इंपेरियल केस में एम्प्लॉयर के सस्पेंशन राइट के बारे में बताया गया है, जबकि फकीर भाई केस में एम्प्लॉयज के सब्सिस्टेंस अलावेंस के राइट के बारे में बात की गई है। इसलिए प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड करती है कि जिस तरह मैनेजमेंट के पास सस्पेंड करने का राइट है, उसी तरह एम्प्लॉय के पास भी सब्सिस्टेंस अलावेंस रिसीव करने का राइट है। और कोर्ट सब्सिस्टेंस के मतलब को बताते हुए ये बोलती है कि सब्सिस्टेंस का मतलब मिनिमम लाइवलीहुड होता है। इसी के साथ हमने 5 क्वेश्चंस और एक सेफ जोन क्वेश्चन भी कवर कर लिया। इन क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू एनालिसिस किया है। हम उम्मीद करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने के बाद आप एग्जाम में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आगे एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। हालांकि पीवाईक्यू एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।